जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। रीमा चिड़िया अपनी बेटी और पति टुन्नू चिड़े के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टुन्नू चिड़ा कबूतर के यहाँ बोरे उठाने का काम करता था। जो भी पैसे मिलते उसी से ही अपना परिवार का पेट पालता था। शाम का समय था। जंगल में बर्फबारी हो रही थी। चुटकी चिड़िया को बहुत ठंड लग रही थी। पापा, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आप मेरे लिए गर्म कपड़े ला दे। रीमा, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? रुको, मैं आग जला देता हूँ। आग की वजह से हमें थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी। टुन्नू जी, आप मेरे लिए गुड़िया के लिए गर्म कपड़े ला दें। ये ठंड का मौसम और 3-4 महीने रहेगा। ये घर में रोज़ रोज़ आग जलाना ठीक बात नहीं है। कभी भी घर को आग लग सकती है। हाँ रीमा, तुम बात तो सही कह रही हो। मैं कल कबूतर से थोड़े बहुत पैसे मांगकर तुम दोनों के लिए मैं गर्म कपड़े ला दूंगा। अगले दिन टुन्नू कबूतर के पास जाकर उससे पैसे मांगने लगता है। कबूतर, हमारे जंगल में ठंड बढ़ते ही जा रही है। मुझे मेरी बीवी और बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं। क्या तुम मुझे उधार में कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ टुन्नू, मैं तुम्हें गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दूंगा। अब जल्दी से काम खत्म करो। शाम को जब टुन्नू चिड़ा पैसे लेकर गर्म कपड़े खरीदने बाजार जा रहा था, तब उसे गोरी कौवी और कालू कौवा देख लेते हैं। गोरी, वो देखो टुन्नू पैसे की पोटली लेकर कहीं जा रहा है। चलो जाकर उसके पैसे छीन लेते हैं। कालू जी, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाइए। मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार करूंगी। कालू कौवा टुन्नू से पैसों की पोटली छीनकर वहाँ से भाग जाता है। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मेरे पैसे छीनकर भाग रहा है। अरे टुन्नू, पकड़ सकते हो तो तुम ही पकड़ो ना। अरे मैं तो भूल गया, तुम तो तेज उड़ नहीं सकते हो ना। गोरी, मैं ले आया, टुन्नू से पैसे चुराकर मैं ले आया। अब जल्दी से यहाँ से चलो, वो टुन्नू मेरा पीछा कर रहा है। अरे वाह मेरे सुंदर पति, प्यारे पति, आज तो मजा ही आ जाएगा। टुन्नू उदास होकर वापस अपने घर आता है। टुन्नू जी, क्या हुआ आपको? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? आज तो आप बाजार जाकर गर्म कपड़े लाने वाले थे ना? मैं कबूतर से पैसे लेकर बाजार जा रहा था गर्म कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन कालू पीछे से आकर मेरे पैसे छीनकर वहाँ से भाग गया। ये क्या टुन्नू जी, ऐसे हमारे साथ ही क्यों होता है? वो कालू और गोरी तो एक नंबर के चोर हैं। मम्मा, अब क्या होगा? क्या हम सब गर्म कपड़े नहीं पहन पाएंगे? नहीं चुटकी बेटी, आज भी हमें गर्म कपड़े नहीं मिलेंगे। आज भी हम सबको आग लगाकर ही सोना पड़ेगा। उस रात भी वो चिड़िया का परिवार घर में आग लगाकर ही सो जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से दूसरे जंगल भाग जाते हैं। दूसरे जंगल जाकर वो दोनों दुष्ट कौवे उन पैसों से फल खरीदकर खाते हुए खूब मौज मस्ती कर रहे थे। ऐसे ही अगले दिन टुन्नू अपने काम के लिए घर से बाहर निकलता है। रीमा दाना ढूंढने के लिए जंगल से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि किसान की पत्नी ढेर सारे गर्म कपड़े बेच रही थी। माँ, आप हमेशा गर्म कपड़े दान क्यों कर देती हो? आप ऐसा ही करती रहोगी तो हमारा धंधा कैसे चलेगा माँ? अरे बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम चिंता मत करो। ज़रूरतमंदों की सहायता करना बहुत अच्छी बात होती है। माँ जी, मुझे गर्म कपड़ों की बहुत ज़रूरत है। क्या आप मुझे कुछ गर्म कपड़े दे सकती हो? हाँ हाँ चिड़िया रानी, तुम्हें इन गर्म कपड़ों की ज़रूरत है तो तुम ये कपड़े ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। फिर रीमा चिड़िया ढेर सारे गर्म कपड़े लेकर अपने घर आती है। रीमा, तुम इतने सारे गर्म कपड़े कहाँ से लेकर आई हो? टुन्नू जी, मैं भोजन लेने के लिए इंसानों की बस्ती गई थी। वहाँ पर किसान की पत्नी ने मुझे ये गर्म कपड़े दिए हैं। अरे वाह माँ, ये कंबल तो बहुत ज्यादा गर्म है। मुझे तो बिल्कुल भी इसमें ठंड नहीं लग रही है। फिर कालू और गोरी टुन्नू चिड़े के पैसे खर्च करके वापस अपने जंगल आते हैं तो वो देखते हैं कि बर्फ के कारण उन लोगों का घर टूट चुका था। यह देखकर वह दोनों रोने लग जाते हैं। अरे कालू जी, ये हमारे साथ ये क्या हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे? इतनी ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे? जंगल में तो हर जगह बर्फ ही बर्फ जमा हो चुका था। इस तरह वो दोनों कौवों को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है। फिर चिड़िया का वो परिवार गर्म कपड़े पहनकर आराम से सर्दी के मौसम में रहने लगते हैं। जंगल में ठंड का मौसम आ चुका था। उसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया और कौवा भोजन की खोज में मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि उन दिनों जंगल में भोजन का मिलना बहुत मुश्किल था। चिड़िया और कौवा थक जाते हैं और नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। कलवे भैया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है
और अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। शायद आज भी हमें खाली पेट ही घर लौटकर जाना होगा। रीमा बहन, मैं और नहीं उड़ सकता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं कि और उड़ सकूं। मैं तो इस नदी से पानी पीकर वापस जा रहा हूँ। उन दोनों की बातें पास वाला पेड़ सुन रहा था। वो एक जादुई पेड़ था। वो पेड़ चिड़िया और कौवे से कहता है, कौवे और चिड़िया, मैं तुम दोनों को एक एक सेब देती हूँ, मगर याद रखना तुम्हें ये सेब किसी दूसरे भूखे पक्षी को देना होगा। पेड़ जी, मगर हम भी तो भूखे हैं। हम भी भूख से मर रहे हैं। आप हमें सेब दें ताकि पहले हम अपनी भूख मिटा सके। पहले दूसरों की भूख मिटाओ और फिर बाद में तुम्हें तुम्हारी नेकी का बदला मिलेगा। फिर वो जादुई पेड़ चिड़िया और कौवे को एक एक सेब दे देता है। चिड़िया और कौवा अपना अपना सेब लेकर अपने अपने घरों को उड़ते हैं। अपने घर के बाहर बीमार बूढ़ी पक्षी बैठी हुई थी। कलवे बेटा, मैं बीमार हूँ और भोजन लेने नहीं जा सकती, इसलिए तुम अपना ये सेब मुझे दे दो। कौवा सोच में पड़ जाता है। अगर ये सेब मैंने इसे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मैं कोई बहाना बना देता हूँ। ये सोचकर कौवा बूढ़ी पक्षी से कहता है, बूढ़ी माँ जी, मेरे पड़ोस में एक बीमार तोता रहता है। मैं ये सेब उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। माफ करना, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसे कहते हुए कौवा आगे बढ़ जाता है और एक पत्थर पर बैठकर वो सेब आराम से मजे से खाने लगता है। अरे वाह, कितना मीठा है। आज तो मेरा पेट भर गया। कल के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना होगा। रीमा चिड़िया भी अपना सेब लेकर जा रही थी। वो सोच रही थी कि वो ये सेब किसे दे। तभी वही बूढ़ी पक्षी रीमा से वो सेब मांग लेती है। रीमा बेटी, मैं भूखी हूँ, तुम ये अपना सेब मुझे दे दो। माँ जी धन्यवाद, मेरी मुश्किल आसान करने के लिए, क्योंकि मैं ये सेब किसी गरीब पक्षी को ही देना चाहती थी। चिड़िया बूढ़ी पक्षी को वो सेब दे देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कौवा और चिड़िया दोनों फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। कलवे, क्या तुमने वो सेब किसी गरीब को दे दिया था? कौवा झूठ बोलता है। हाँ हाँ पेड़ जी, मैंने वो सेब एक भूखे तोते को दे दिया था जो उड़ नहीं सकता था। पेड़ जी, मैंने वो सेब एक बूढ़ी पक्षी को देकर उसकी भूख मिटाई। वो बूढ़ी थी, उड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तुम दोनों ने जो जो किया ठीक किया। फिर वो जादुई पेड़ दोनों को एक एक आम और दे देता है। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। पेड़ जी धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आज तो ये आम खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। नहीं, ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। आज फिर तुम्हारी परीक्षा है। तुम दोनों जाओ और जंगल में देखो, जो पक्षी तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे, तुम दोनों अपना ये फल उसे दे देना। पेड़ की बात मानकर कौवा और चिड़िया फिर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सामने से कबूतर जा रहा था, जिसे देखकर कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ करके वहां से भाग जाता है। मैं भी बहुत भूखा हूँ। अगर मैंने इसे देख लिया तो यह फल इसे देना पड़ेगा, मगर मैं ये फल खुद खाऊंगा। और फिर एक पत्थर पर बैठकर मजे मजे से वो आम खाने लगता है। अरे वाह, आम कितना मीठा है। खाकर तो मेरा पेट और मेरा मन बहुत भर गया है। अब घर जाकर आराम से सो जाता हूँ। मगर चिड़िया जानती थी कि अगर उसने वो फल खाया तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा। इसीलिए चिड़िया वो फल अपने पड़ोसी कबूतर को दे देती है। कबूतर भैया, ये फल आपके लिए लाई हूँ। मगर रीमा, इस मौसम में तुम्हें ये फल कहाँ से मिल गया? कबूतर भैया, ये मेरी एक परीक्षा है। ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज फिर से चिड़िया भूखी थी। वो भूखी ही सो जाती है। अगले दिन जब चिड़िया जादुई पेड़ के पास जाती है तो वो पेड़ चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम ईमानदार और बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। इस नदी के पार जाओ और सामने आने वाले बाग के सारे फल तुम्हारे हैं। तुम जितने चाहो फल खा सकती हो और अपने दोस्तों को भी दे सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़ जी। चिड़िया बहुत खुश होती है और नदी के उस पार चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा भी वहां आ जाता है। पेड़ जी, मैंने वो आम एक बुलबुल को दे दिया था। आज मैं बहुत भूखा हूँ। आज मुझे 2 नए कुछ फल देना, ताकि एक मैं खाऊं और एक गरीब को दे सकूं। कौवे, तुम झूठे हो और तुम मेरी परीक्षा में हार गए हो। तुम यहाँ से भाग जाओ।
तुम्हारे लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है। दूसरी तरफ रीमा चिड़िया एक ऐसे बाग में पहुंच जाती है जहां हर तरफ फल ही फल थे, और चिड़िया वहां ही एक पेड़ के पास अपना घोंसला बना लेती है और मज़े मज़े से मीठे फल खाने लगती है और दूसरे पक्षियों को भी सहायता करने लगती है। बर्फीले जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंडी हवाएं साइन साइन कर रही थीं, लेकिन पुराने ओक के पेड़ के पास का माहौल कुछ और ही था। वहां से वनीला और चॉकलेट की ऐसी खुशबू आ रही थी जो किसी के भी मुंह में पानी ला दे। आओ आओ पक्षियों, आपके लिए ताज़ा और लबाबदार मीठे गर्मागर्म केक तैयार हो चुके हैं। आओ आओ पक्षियों। यह थी रीमा की बेकरी। रीमा चिड़िया अपने ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म केक बना रही थी अपने बेटे कुक्कू के साथ। कुक्कू बेटा, ज़रा जल्दी हाथ चलाओ। आज विंटर स्पेशल अखरोट केक लेने के लिए बहुत सारे ग्राहक आने वाले हैं। बाहर ठंड बहुत है, सबको गर्मा गर्म केक चाहिए होगा। जी माँ, मैं तो इतनी ज़ोर से क्रीम फेंट रहा हूँ कि मेरे पंख भी दुखने लगे हैं। माँ, क्या मैं एक चेरी खा लूँ? बदमाश कहीं के, पहले काम फिर इनाम। चलो अब इसे अवन में डालते हैं। तभी दरवाजे पर पिंकी, कौवी और तोता अंदर आते हैं। वे ठंड से ठिठुर रहे हैं। उफ, बाहर तो बर्फ का तूफान आया हुआ है रीमा, लेकिन तुम्हारी बेकरी की खुशबू ने मुझे खींच ही लिया। बिल्कुल सही कहा पिंकी। पूरे जंगल में खबर फैल गई है कि रीमा ने आज कोई खास केक बनाया है। मुझे तो सबसे बड़ा टुकड़ा चाहिए। आओ आओ दोस्तों, तुम दोनों के लिए मैंने हॉट चॉकलेट स्पेशल केक तैयार रखा है। जहाँ एक तरफ खुशियाँ थीं, वहीं दूसरी तरफ जलन की आग सुलग रही थी। कालू, जो खुद को जंगल का सबसे होशियार समझता था, रीमा की सफलता देख जल भुन रहा था। देखा कलुवे, उस छोटी सी चिड़िया की दुकान में कितनी भीड़ है और हम यहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं। कालू जी, बस बातें ही बनाओगे या कुछ करोगे भी? हमारा बेटा जग्गू सुबह से रो रहा है कि उसे केक खाना है। तुम एक केक भी नहीं ला सकते? मुझे रीमा आंटी का केक चाहिए। पापा, आप तो कहते थे आप जंगल के राजा हो, तो मुझे केक ला कर दो ना, मुझे भूख लगी है। बॉस, गोरी भाभी सही कह रही हैं। रीमा के केक की महक यहाँ तक आ रही है। क्यों ना हम दुकान पर हमला कर दें? नहीं बेवकूफ, हमला नहीं, हम चोरी करेंगे। आज रात जब वो चिड़िया सो जाएगी, हम उसका स्पेशल सीक्रेट मसाला और सारे केक चुरा लेंगे। फिर कालू की बेकरी खुलेगी। ये हुई ना बात। अगर आज रात केक नहीं मिला तो घर मत आना। रीमा की बेकरी के अंदर का माहौल गर्म है। अब कबूतर और उसकी पत्नी लूसी भी आ गए हैं। सभी मजे से केक खा रहे हैं। रीमा, सच कहूँ तो ऐसा स्वाद मैंने अरे नहीं, पिछले साल वाले शहर में भी नहीं चखा था। मैं तो जगह का नाम ही भूल गया। तुम तो हमेशा सब भूल जाते हो। रीमा, यह केक बहुत ही सॉफ्ट है। इसकी सजावट देखो, बिल्कुल बर्फ के गोलों जैसी है। वैसे रीमा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैंने कालू और कलवे को बाहर झाड़ियों के पीछे कानाफूसी करते देखा था। उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। सही कहा, वो दोनों पक्के चोर हैं। मैं अभी उड़कर देख कर आता हूँ कि वो कहाँ हैं। चिंता मत करो दोस्तों, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। वैसे भी आज रात मैं बेकरी के दरवाजे पर एक्स्ट्रा ताला लगाऊंगी। और मैं अपनी गुलेल तैयार रखूंगा माँ। किसी ने आने की कोशिश की तो उसे बर्फ का गोला बना दूंगा। रात का सन्नाटा था। जंगल सो रहा था, लेकिन लालच जाग रहा था। कालू और कलुआ चोरों की तरह बेकरी की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुदरत भी रीमा के साथ थी, क्योंकि छत पर बहुत ज्यादा फिसलन थी। अबे कलुवे, धीरे चल। अगर आवाज हुई तो वो पिंकी कौवी सबको जगा देगी। बॉस, मेरे पैर जम रहे हैं। ये छत तो बहुत ज्यादा फिसल रहा है। अचानक कलुआ का पैर फिसलता है। वो तुरंत कालू का पैर पकड़ लेता है। बॉस, बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचाओ। अबे छोड़ मुझे, छोड़, मैं भी गिर रहा हूँ, छोड़ मुझे। दोनों जोर से नीचे बर्फ के ढेर में गिरते हैं। ऊपर से छत पर जमी सारी बर्फ उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। हाय मेरी कमर, कलुवे, तू तो मेरा दुश्मन है। आवाज सुनकर अंदर से रीमा और कुक्कू जाग जाते हैं। कुक्कू खिड़की खोलता है। कौन है वहाँ? माँ देखो, दो चोर है। अरे
ये तो कालू भाई और कलवा है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और बर्फ में क्यों दबे हो? शोर सुनकर आसपास के पेड़ों से कबूतर, तोता और पिंकी भी आ जाते हैं। तभी गोरी अपने रोते हुए बेटे जग्गू को लेकर वहाँ पहुँचती है। मैंने कहा था केक लाने को, और तुम यहाँ बर्फ में समाधि लगाकर बैठे हो। शर्म नहीं आती? पापा ने झूठ बोला था, वो कोई केक नहीं लाए। कालू और कलुआ बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। रीमा जग्गू को देखकर पिघल जाती है। वो तुरंत अंदर जाती है और एक बड़ा ताजा विंटरबेरी केक लेकर आती है। चुप हो जाओ जग्गू बेटे, ये लो, ये केक खास तुम्हारे लिए है। जग्गू खुशी से केक खाने लगता है। यम्मी, ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट केक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मासी। रीमा, हम तुम्हारी दुकान लूटने आए थे और तुम मेरे बेटे को केक दे रही हो? कालू भाई, दुश्मनी बड़ों के बीच होती है, बच्चों को भूखा नहीं रखा जाता। और वैसे भी त्योहार और सर्दी का मौसम नफरत के लिए नहीं, मिल बांटकर खाने के लिए होता है। देखा कालू, इसे कहते हैं बड़ा दिल। तुम चोरी करने आए थे और रीमा ने तुम्हारा पेट और दिल दोनों भर दिया। सारे पक्षी मिलकर कालू और कलुवे को बर्फ से बाहर निकलते हैं। बॉस, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। रीमा बहन, हमें माफ कर दो। मुझे माफ कर दो रीमा, मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। तुम सच में बहुत अच्छी हो। आज से मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगली सुबह मौसम साफ है। रीमा की बेकरी के बाहर सब मिलकर पार्टी कर रहे हैं। कालू और गोरी भी अब दोस्तों की तरह मदद कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज! जंगल में अब सिर्फ रीमा की बेकरी के चर्चे हैं। यहाँ दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। माँ देखो, सब कितने खुश हैं। हाँ बेटा, असली मिठास केक में नहीं, मिलजुल कर रहने में होती है। उस ठंडी रात ने सबके दिलों की नफरत को जमा दिया और प्यार की गर्माहट भर दी। अब कालू रीमा का दुश्मन नहीं बल्कि उसका साथी बन गया था। इस तरह उस जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर खुशी से रहा करते हैं। एक बड़ा सा जंगल था। उसी जंगल में एक सूखा घास का घर था। उसी घर में रीमा चिड़िया अपनी बेटी मीणा के साथ रहा करती थी। उनका घर बहुत कमजोर था, जगह जगह से टूटा हुआ था। रीमा चिड़िया बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो तो कबूतर के खेत में काम किया करती थी। क्या बात है मीना बेटी, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो कभी भी बारिश हो सकती है। हमारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है ना। तुम चिंता मत करो मीना बेटी, कल मैं कबूतर के पास जाकर कुछ उधार पैसे लेकर किसी तरह हमारे घर को मरम्मत करूंगी। इस तरह शाम हो जाती है। शाम होते ही बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश के कारण रीमा और उसकी बेटी मीना बहुत डरे हुए थे। माँ, बाहर देखी ना माँ, कितनी जोरों की बिजली गरज रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। तुम डरो मत मीना बेटी, आज रात किसी तरह सो जाओ। कल सुबह होते ही मैं कुछ न कुछ करती हूँ। किसी तरह मीना तो सो जाती है, मगर पूरी रात रीमा चिड़िया अपनी बेटी का ध्यान रख रही थी। इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रीमा चिड़िया केले के पत्तों से अपना घर ठीक कर रही थी। माँ, क्या इस केले के पत्तों से हमारा घर ठीक हो जाएगा? पता नहीं बेटी, किसी तरह आज एक रात बारिश न हुई तो मैं कल सुबह किसी तरह नया घर बना दूंगी। ऐसा कहकर रीमा चिड़िया सीधा कबूतर के पास पैसे मांगने के लिए जाती है। कबूतर भैया, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो? मेरा घर जगह जगह से टूटा हुआ है। अब तो बारिश का मौसम चल रहा है ना, मेरा घर कभी भी टूट सकता है। इसीलिए मैं किसी तरह काम कर कर आपके पैसे ज़रूर से चुका दूंगी। मुझे माफ करना रीमा बहन, अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम और कुछ दिन इंतजार कर सकोगी तो मैं जरूर से तुम्हें पैसे दूंगा। रीमा चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और वो उड़ते उड़ते सीधा कलुए के पास जाती है। जाकर कलुए को सारी बात बताने लगती है। मुझे माफ करना रीमा बहन, अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूँ। कैसे कलवे भैया?
अगर आज रात जोरों की बारिश हो गई तो तुम अपनी बेटी मीना को लेकर सीधा मेरे घर आ जाना और तुम नया घर बनाने तक मेरे घर में आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलवे भैया। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। धन्यवाद की कोई बात नहीं रीमा बहन, तुम तो मेरी दोस्त हो, दोस्ती दोस्त का सहायता करते हैं। इस तरह रीमा चिड़िया खुशी से अपने घर वापस आ जाती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही फिर से जंगल में धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण रीमा चिड़िया का घर धीरे धीरे से हिलने लगता है। मम्मा, मम्मा देखो ना मम्मा, हमारा घर तो हिल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मीना बेटी, अब तो हम लोगों को इस घर छोड़कर जाना होगा। जल्दी से अपना ज़रूर का सामान उठा लो, ये घर कभी भी टूट सकता है। वो माँ बेटी अपना ज़रूर का सामान लेकर जैसे ही बाहर आते हैं, उनका घर टूट जाता है, टूटकर बिखर जाता है। मम्मा देखिए, हमारा घर टूट गया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मीना बेटी, सीधा कलवे भैया के घर चलो। आज रात हम लोग वहीं पर ही रहेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों सीधा कलुए के पास जाते हैं। जाकर उनके घर पर दस्तक देते हैं। कलुआ कौवा तो आराम से बैठा हुआ था अपने परिवार के साथ अपने मजबूत से घर में। कलवे भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। मेरा घर टूट चुका है। मेरी बेटी बारिश में भीग रही है। लेकिन कौवा तो छुपता, वो तो कुछ भी नहीं कह रहा था। काफी देर तक रीमा चिड़िया ऐसे ही पुकारने लगती है। माफ करना रीमा बहन, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को रख सके। हाँ रीमा बहन, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मुझे नहीं पता था कि आधी रात जोरों की बारिश होगी और तुम्हारा घर टूट भी जाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रीमा चिड़िया तो बहुत निराश हो जाती है और अपनी बेटी को लेकर वो जंगल छोड़कर वो इंसानों की बस्ती में चली जाती है और उसे रास्ते में एक पुराना ड्रम दिखाई देता है। माँ देखिए, वो कितना बड़ा ड्रम पड़ा हुआ है। क्यों ना बारिश रोकने तक हम लोग उसमें ही रहे? हाँ मीना बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा कहकर वो माँ बेटी आराम से उसी ड्रम में एक बड़े से छेद करके रहने लगते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो हमारा घर से भी ज्यादा मजबूत लग रहा है। हाँ मीना बेटी, अब तो हमें किसी बात की भी चिंता नहीं है। अब तो हम लोग बारिश रुकने तक आराम से इसी घर में रह सकते हैं। इस तरह वो माँ बेटी उस ड्रम के घर में बारिश रुकने तक आराम से रहने लगते हैं।